आज का टॉपिक क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो एक व्यापक अवधारणा है जिसमें हम न केवल सामाजिक आयाम की बात करते हैं और बहुत से आयाम इसमें शामिल करते हैं। इसमें हम शारीरिक स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक स्थिति, संतुलनता का स्तर, सामाजिक संबंध, व्यक्तिगत विश्वास और पर्यावरण की प्रमुख विशेषताओं उन सब को इस अवधारणा में हम शामिल करते हैं। इसे अक्सर जीवन की संतुष्टि, खुशी और समग्र कल्याण और संकेतों के माध्यम से मापा जाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो उसमें हम सबसे पहले जो पहलू लेते हैं वो है मानव विकास। मानव विकास होता क्या है? इसमें व्यक्ति या समुदाय की भलाई या समता और समतलता के सुधार की प्रक्रिया के संदर्भ में हम मानते हैं। ये एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें हम स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, सामाजिक समावेश, राजनीतिक भागीदारी और पर्यावरण स्थिरता को शामिल करते हैं। अगर हम मानव विकास सूचकांक की बात करें तो मानव विकास सूचकांक मानव विकास के 3 बुनियादी पहलू जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन के स्तर की औसत उपलब्धियों का एक सारांश होता है। उस सारांश का माप को हम मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे हम कहते हैं। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य को हम किस तरह परिभाषित करते हैं? जीवन प्रत्याशा के रूप में हम परिभाषित करते हैं। शिक्षा को हम स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष के रूप में हम परिभाषित करते हैं और जीवन स्तर को हम किस तरह मापते हैं? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के माध्यम से हम मापते हैं। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो ये 0 से 1 के बीच की वैल्यू में हम व्यक्त करते हैं। जिस देश का मानव विकास जितना ऊंचा होगा उसका मानव विकास सूचकांक उतना ही ऊंचा माना जाता है। अगर हम बात करें मानव विकास सूचकांक मानव कल्याण को समझने के लिए अमर्त्य सेन ने क्षमताओं दृष्टिकोण को दर्शाया है। अगर हम मानव विकास सूचकांक की बात करें तो ये 1990 में प्रस्तुत किया था और इसे प्रस्तुत संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम द्वारा किया गया। अगर हम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम रिपोर्ट 2025 की बात करें तो इसमें 193 देश के हमने डाटा इकट्ठे किए और उसमें से भारत का जो स्थान है वो 130वां स्थान है। इस रिपोर्ट का जो टाइटल था वो विकल्प का मामला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में लोग और संभावनाएं। इसमें एआई को बहुत इम्पोर्टेंट स्थान दिया गया है। इस रिपोर्ट में भारत लगातार प्रगति कर रहा है लेकिन असमानता उसके मानव विकास की उपलब्धियों को कमज़ोर कर रही है। अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे टॉप में जो कंट्री है उसका नाम है आइसलैंड और उसकी जो वैल्यू है इंडेक्स की वो है 0.972। ये सबसे पहले स्थान जो है ये देश रखता है। अगर हम सबसे निम्न स्थान की बात करें, सबसे नीचे के स्थान की बात करें तो दक्षिण सूडान 0.388 जो है वैल्यू दक्षिण सूडान की रही है। अगर हम बात करें ये जो असमानता है वो लगातार बढ़ रही है क्योंकि सबसे अमीर और सबसे गरीब देशों के बीच में असमानताएं बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश है वो अधिक प्रगति कर रहे हैं और जबकि निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश में इतनी प्रगति हमें देखने को नहीं मिलती। अगर हम बात के एआई और कार्य का भविष्य, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें जो एआई है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो 5 में से 1 व्यक्ति एआई का उपयोग कर रहा है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में समावेशी मानव केंद्रित एआई नीतियों की आवश्यकता पर बल दिया है और उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि जो एआई है वो असमानताओं को बढ़ाने या नौकरियों को ख़त्म करने के बजाय वो मानव विकास में सकारात्मक योगदान दे रही है। यानी इस रिपोर्ट में जो एआई है कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसको प्रमोट किया गया है। अगर हम मानव विकास सूचकांक की बात करें तो जो SDI है उसको अगर हम 4 जो श्रेणियों में हम वर्गीकृत यानी क्लासिफिकेशन करते हैं
आपको मैंने पहले ही बता दिया था, जो स्कोर है वो 0 से 1 के बीच में रखा जाता है। और ये जो स्कोर है वो 3 पहलुओं को देखकर हम निर्धारित करते हैं, जिसमें जीवन प्रत्याशा होगी, शिक्षा स्तर हो गया, प्रति व्यक्ति आय होगी। जो कंट्री जो 1 के करीब है वहाँ मानव विकास सबसे अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर हमने 4 कैटेगरी दिखाई गई है। तो सबसे पहले है अत्यधिक उच्च मानव विकास। अगर जो वैल्यू है वो 0.800 से ऊपर है तो वहाँ अत्यधिक उच्च मानव विकास पाया गया है। उच्च मानव विकास की श्रेणी में 0.7 से लेकर 0.8 तक जो कैटेगरी कंट्रीज़ आती है, और मध्यम मानव विकास में 0.550 से लेकर 7 वैल्यू वाली कंट्रीज़ आती है। और जो निम्न मानव विकास है, जहाँ पर लो ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो 0.55 जो वैल्यू के जो कंट्री है उसको हम शामिल करते हैं। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें, ये रिपोर्ट 2023 की है जो पब्लिश हुई, यानी जो डाटा है वो 2023 का है, और ये जो पब्लिश हुई है वो 2025 में हुई है। उसके अकॉर्डिंग जो आइसलैंड है वो पहले स्थान पर है, 0.972 जो SDI वैल्यू रखता है। उसके अलावा नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड दोनों सेकंड नंबर पर है, और जो इसकी वैल्यू है वो 0.970 है। 4th नंबर पे डेनमार्क है, 5th नंबर पर जर्मन है, और 5th नंबर पे ही स्वीडन है। अगर हम 7th नंबर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है। 8th और 9th नंबर जो सेम वैल्यू की है, इसलिए दोनों ही कंट्री 8th स्थान पर है, हांगकांग और नीदरलैंड। और यूनाइटेड स्टेट है वो 17वें स्थान पर है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया 0.685 वैल्यू के साथ 130वें स्थान पर है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हम अगर इंडिया को भारत अगर पड़ोसी देशों से कंपेयर करें तो जो चीन है और श्रीलंका है, भूटान है, उनकी जो स्थिति है वो भारत से काफ़ी अच्छी है। अगर हम चीन की बात करें तो वो 78वें स्थान पर है, श्रीलंका की बात करें तो 89वें स्थान पर है, और भूटान की बात करें तो 125वें स्थान पर है। लेकिन अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो वो बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान ये भारत से जो नीचे की स्थिति रखते हैं। अगर बांग्लादेश की बात करें तो 130वें स्थान पर है, नेपाल 145वें स्थान पर है, और म्यांमार 150वें स्थान पर है, और पाकिस्तान 168वें स्थान पर है। अगर हम ये इन कंट्रीज़ की बात करें तो हमारे जो पड़ोसी देश है वो कुछ हमसे बेहतर स्थिति पर है और कुछ हमसे निम्न स्थिति पर है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत जो ये 3 क्षेत्र दिए गए में प्रगति कर रहा है। अगर हम जीवन प्रत्याशा की बात करें तो जीवन प्रत्याशा होती है कि एक व्यक्ति कितने आयु तक जीवित रहने की जो उसकी उम्मीद है या आशा है, उसको हम बताते हैं। अगर हम 1990 की बात करें तो 58.6 वर्ष जीवन प्रत्याशा माने जाते थे, जो बढ़कर 2023 में 72 वर्ष हो गई है। अगर हम बात करें वो जो सुधार हुआ है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ने की वजह से हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें ये जो जीवन प्रत्याशा बढ़ने का जो श्रेय है वो बहुत से प्रोग्राम को जाता है, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो गया, आयुष्मान भारत हो गया, जननी सुरक्षा योजना हो गया, पोषण अभियान हो गया। इस तरह के स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं जिन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, और जिससे हमारे देश की जो जीवन प्रत्याशा है उसमें काफ़ी सुधार हमें देखने को मिला है। अगर हम शिक्षा के स्तर की बात करें तो शिक्षा के स्तर में भी काफ़ी सुधार हुआ है। हम इसमें स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष को हम शामिल करते हैं। अगर हम बात करें 1990 में जो औसत वर्ष रहे हैं वो 8.2 वर्ष रहे हैं, जो बढ़कर अब 13 वर्ष हो गए हैं। अगर हम बात करें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समग्र शिक्षा अभियान जैसे ये कार्यक्रम है जिसमें शिक्षा में काफ़ी सुधार किए हैं, और जिससे हमारा जो स्कूल का जो औसत वर्ष है उसमें हमें काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है। जो तीसरा पहलू है जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखते हैं वो है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय हम किससे मेजरमेंट करते हैं? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से करते हैं, और इसको अमेरिकी डॉलर में दिखाया जाता है। अगर हम 1990 की बात करें तो 2167 अमेरिकी डॉलर राष्ट्रीय आय मानी जाती है, और वो बढ़कर 2023 में 9,046 अमेरिकी डॉलर हो गई है। अगर हम बात करें
इसमें हम किस चीज़ को शामिल करते हैं? इसमें क्रय शक्ति क्षमता को हम शामिल करते हैं। क्रय शक्ति क्षमता का मतलब है कि एक व्यक्ति अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग क्रय में यानी खरीदने में प्रयोग करता है। अगर हम बात करें 2015-16 की 2019-20 के बीच में 135 मिलियन भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, और जिससे हमारा मानव विकास जो सूचकांक है उसमें काफ़ी सुधार हमें देखने को मिला है। अगर हम इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की लिमिटेशन की बात करें तो इसमें बहुत सी लिमिटेशन है, जैसे इसमें आय असमानता, लैंगिक असमानता, गरीबी, मानव सुरक्षा और शासन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को हमने शामिल नहीं किया। अगर हम बात करें मानव विकास एक समग्र स्कोर को दिखाता है जो संतुलनता, सांस्कृतिक विविधता, पर्यावरण स्थिरता जैसे गुणात्मक पहलुओं की उपेक्षा करता है। इसके अतिरिक्त यह व्यक्ति के बीच जीवन की गुणवत्ता के बजाय अर्थव्यवस्था के बीच की औसत तुलना हमें बताता है। यानी इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में व्यक्तिगत जो गुणवत्ता है उसको नहीं ध्यान में रखा गया, बल्कि एक देश की अर्थव्यवस्था को मद्देनजर रख के इस इंडेक्स को बनाया गया।